नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हर इंसान अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है। जिंदगी जीने का उसका अपना एक नजरिया, अपने कुछ मकाम होते हैं। और अगर इंसान अपने नजरिए को सही समझता है तो उसे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि लोग अपने से ज्यादा दूसरों की सराहना और ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं। काश के ऐसे लोग समझ पाते कि दूसरों का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बजाय अपने आप पर भरोसा रखना ज्यादा जरूरी है। और जब अपने ही अपनों के लिए उठाए जोखिम को मानने से इनकार करें, यहां तक कि आपको दरकिनार कर दें, तो दिल दुखता है। और कई बार यह दुख इस कदर बढ़ता है कि रिश्तों में जुर्म की आहट कब प्रवेश कर जाती है पता ही नहीं लगता। केक आ गया, बहुत बढ़िया केक लाया हो। ये लो माचिस, आप कैंडल लगा दो, मैं छुरी लेके आता हूँ। क्या? पाउडर लगा के पुराना चेहरा वापस नहीं आएगा। काटो काटो, चलो। अरे आई को तो आने दो। आई तो आ जाएगी। केक काटो तब तक, हाँ, है ना? चलो चलो चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nikita. Thank you. अब एक काम करो, ये ना काट के बांट देते सबको, है ना? हाँ? वसुधा एक मध्यम वर्गीय गृहिणी थी जिसने अपनी बेटी नीलम को स्टोव के फटने से बचाने के लिए अपने आप को उसका शिकार बना लिया। और इस हादसे में उसका चेहरे से लेकर छाती तक का पूरा हिस्सा जल गया। इस हादसे ने न सिर्फ उसका चेहरा बल्कि उसके परिवार में उसकी जगह और उसके सम्मान को भी बिगाड़ दिया था। वो सबके लिए एक हीन भावना की वजह बन चुकी थी और अपने लिए एक तिरस्कृत पत्नी और मां। मंगेश अच्छी तरह से जानता था कि वसुधा ने यह सब उनकी बेटी नीलम को बचाने के लिए किया था। उसने अपने मां होने के फर्ज को निभाया था, लेकिन मंगेश अपने पति धर्म को भूलकर अपनी ही पत्नी वसुधा के साथ एक ही कमरे में रहने से कतराता था। और दूसरी तरफ वसुधा की सगी बेटियां भी उसके साथ सौतेले जैसा व्यवहार करती थी और ना ही वो अपनी मां के दुख के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील थी। अरे रुको तुम दोनों, मैं चलती हूँ ना। बाबा नहीं आ रहे तो क्या हुआ? पेरेंट्स मीटिंग में मैं चलती हूँ, जरा बाल बना लेती हूँ। आई रहने दे, हम है ना, हम देख लेंगे। अभी तो कह रही थी तुम दोनों कि स्कूल में नहीं चलेंगे कोई तो टीचर डांटेगी ना। नहीं, वो हम संभाल लेंगे, बस तुझे स्कूल आने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब भाई रहने देना, हम देख लेंगे। अरे क्यों देख लेगी, मैं चलती हूँ ना। लेकिन मैं कह रही हूँ स्कूल आने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं आना है? मैं माँ हूँ ना तेरी, मैं नहीं आ सकती? क्योंकि हम अपने दोस्तों को नहीं बता सकते कि तुम हमारी माँ हो। शक्ल देखिए अपनी। मुझे माँ कहने में तुम्हें शर्म आती है? लोगों के सामने मुझे तुम्हें माँ कहने में शर्म आती है? आती है। तुम्हारा ये जला हुआ चेहरा देखकर हम सबको घिन आती है। चल निकिता। वसुधा से हमदर्दी की बजाय उसके परिवार वालों को उससे घृणा हो गई थी, घिन आती थी। ये जिल्लत अब वसुधा के लिए रोज की बात हो गई थी। सबके बीच होते हुए भी वसुधा कहीं ना कहीं अकेली थी और अब उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने इसका एक हल निकाला। ले बेटा, ले आओ। ऐका ना,
पिछले कुछ दिनों से ना मुझे एक अनजान नंबर से बार बार मिस कॉल आ रहा है और मुझे लग रहा है कि वो जानबूझकर परेशान करने के लिए कर रहा है। हेलो हेलो हेलो। आएगा कौन सा फोन है? पता नहीं, अननोन नंबर से कॉल आया था और शायद कोई आदमी था, क्योंकि फोन रखने से पहले उसने किसी को आवाज दी। तुम लोग स्कूल जाओ। क्या चल रहा है? अरे बाबा आ गए? हाँ आ गया। क्या चल रहा है? टाइम पास। बहुत थक गया आज। पानी। बाबा बाबा मेरे कॉलेज की स्पेशल कोचिंग में सिलेक्शन हो गया है। क्या बात है, अभिनंदन अभिनंदन। एक मिनट। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ क्या बोला था तुम? बाबा मेरी स्पेशल कोचिंग में सिलेक्शन हो गया है। गुड। कब से क्लास है तेरी? बस कुछ ही दिनों में बाबा। एक हेलो हेलो हेलो। आई बाबा का कुछ पता चला? नहीं आई मैंने बाबा को ऑटो स्टैंड, उनके दोस्तों, सब जगह जाके पूछा पर किसी को कुछ पता नहीं आई। बल्कि बाबा ने आज ऑटो निकाला भी नहीं, उनका ऑटो वहीं खड़ा है जहां पे हर रोज पार्क करते हैं। पता नहीं बाबा कहाँ चले गए हैं। कहीं मेरी मिस कॉल वाली बात से उन्होंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर लिया ना? साहब ये मेरे पति है। कल कुछ काम से जाता हूँ कहकर गए, अब तक नहीं आए साहब। बेटे क्या करते हैं ये? रिक्शा चलाते हैं, लेकिन कल उन्होंने रिक्शा भी नहीं निकाला, पता नहीं कहाँ चले गए। इनकी किसी से दुश्मनी या कोई झगड़ा होगा? नहीं सर, बाबा तो सीधे साधे आदमी है। शिंदे सर, इनसे इनके पति की डिटेल्स ले लो, उनके फोन को सर्विलेंस पे डाल दो और ऑटो स्टैंड जाके पता करो किसी ने देखा था क्या। ठीक है सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। एक मिनट, आपके चेहरे पे क्या हुआ? 7 साल पहले घर में स्टोव फट गया था साहब, उस पे जल गया। आखिर कहां था मंगेश? क्या वो सुरक्षित था? क्या मंगेश का गायब होना वसुधा के झूठ का परिणाम था या फिर सच कुछ और ही था? सिचुएशन पूरी तरह से समझ के बाहर थी। मंगेश को लापता हुए पूरा एक दिन गुजर चुका था और मंगेश की कोई खबर नहीं थी। लेकिन मंगेश के गायब होने के साथ साथ शाम तक एक और घटना घटी जिसने वसुधा के जीवन में और बड़ा भूचाल ला दिया। अरे भाई, मेरी बेटी नीलम और निकिता स्कूल के लिए निकली थी, अब तक घर नहीं लौटी। आपने देखा है कि आपको कुछ पता है? अरे मैडम, इतने बच्चे आते जाते हैं, कैसे पता होगा? अब तो स्कूल भी बंद हो गया है। पता नहीं कहाँ चली गई। अब बेटा, नीलम और निकिता यहाँ पर आए हैं क्या? नहीं तो आंटी। तुम्हारे यहाँ नहीं आए तो कहाँ गए? आज शनिवार है, 3 बजे घर आ जाती, अब तक नहीं आई, कहाँ चली गई? लेकिन आंटी, आज तो वो दोनों स्कूल ही नहीं आई थी। क्या?
पहले आपके पति गायब हुए, अब उसके बाद आपकी बेटियां। आपको किसी पे शक है जो आपके साथ ऐसा कर सकता है? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा किसी से, कोई दुश्मनी? सर मेरे पापा वो सोनू वाले सीधे साधे आदमी हैं, अपने काम से काम रखते हैं सर। उनका किसी से दुश्मनी और झगड़ा हो ही नहीं सकता। और तुम्हारी बहनें, उनका किसी से कोई खास दोस्ती, कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर। अच्छा, तुम्हारी बहनों ने कभी शिकायत की किसी की? कोई उनका पीछा करता हो, कोई छेड़ता हो, कोई परेशान करता हो? नहीं सर, ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, आप लोग घबराइए मत, घर जाइए। और अगर ऐसी कोई भी बात याद आए जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में मददगार साबित हो तो हमें जरूर बताइए। चलो। शिंदे, इन दिनों की बेसिक इन्फॉर्मेशन और फोटोग्राफ्स आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। ठीक है सर। लेकिन सर, मुझे लगता है कि ये किडनैपिंग फिरौती के लिए नहीं की गई, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास फैमिली है सर, और पति को गायब हुए अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रैंसम कॉल नहीं आया है। सर, मुझे लगता है कि ये केस आपसी लड़ाई झगड़े का है या आपसी दुश्मनी का है। सिर्फ बाप नहीं, 2 बेटियां भी गायब हुई हैं। अब ये केस आपसी रंजिश का है, किडनैपिंग का है या चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, या तो छानबीन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो भी हो, केस बहुत सीरियस है, क्योंकि एक घर से 3 लोग गायब हुए हैं, पहले बाप और फिर 2 बेटियां। इस केस को सॉल्व करने के लिए इस परिवार को समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल वसुधा के पड़ोसियों से, मंगेश के ऑटो स्टैंड और बच्चियों के स्कूल में पूछताछ करते हैं। साहब, मंगेश भाऊ का परिवार है तो अच्छा, ना किसी से लफड़ा करने का, ना किसी के लफड़े में पड़ने का। आपण बरं आणि आपलं काम बरं। साहब, बाहर नहीं लेकिन घर में तो बहुत अनबन चलती रहती थी। मतलब मंगेश और उनके बाइकों के बीच में ना कितने दिनों से मानो बोलचाल बंद ही थी। और वो निकिता और नीलम, उन दोनों की तो माँ से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। ये क्या किया तूने? मुझे नहीं खानी है सड़ी हुई सब्जी। खाना भी अपने जैसा बनाती हो, ना टेस्ट है ना शक्ल। बेटा, बिना तेल मसाले के खाना खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। हमारी सेहत का तुम कब से सोचने लगी? कुछ करना ही है ना तो अपनी शक्ल का करो। जब देखो बीमारों जैसा खाना बनाती रहती हो, ना खाने का मन करता है ना देखने का। निकिता, समझा दे इसको, देखा इसे कैसे बात कर रही है ये। तू चुप कर, आई का चमचा। मेरा बस चले तो इसका चेहरा ही ना देखूं। मेरी मजबूरी जो मैंने इसके कोख से जन्म लिया। और इन भाई बहनों के बीच में आपस में बनती थी? कैसी बनती साहब, ये दोनों बच्चे है ना बहुत ही बदतमीज थी। माँ को ना बहुत बुरा भला कहती थी, और शैलेश बीच में बचाव करता रहता था। तो मंगेश अपनी बच्चियों को कुछ नहीं कहता था? वो क्या साहब, वो तो खुद बसदा से बचता था। दोनों साथ में तो रहते थे, पति पत्नी जैसा उनके बीच कुछ नहीं था। मुझे तो लगता है साहब, रोज रोज की चिटचिट से वो कहीं भाग गया है। मंगेश एकदम ईमानदार, उसूल वाला आदमी था साहब। शायद इस वजह से ही उसको लोग खड़ूस समझते थे, और इस वजह से ही लोगों से उसकी बनती नहीं थी। पर किसी से कोई दुश्मनी ऐसा कुछ नहीं था साहब। अच्छा, मंगेश 17 तारीख को यहाँ पर आया था क्या? नहीं साहब, वो 17 तारीख को यहाँ पे नहीं आया था। हमको लगा कि उसको बाहर का भाड़ा मिला होगा। जब भी उसका बेटा हमको यहाँ पे पूछने के लिए आया, तभी हमको लगा कि वो गायब है। हाँ साहब, और उसका घर पर बहुत मस्त होता था। इसके लिए वो हमेशा परेशान रहता था। बोलता था वो सगी माँ और बेटियों में बिल्कुल नहीं बनती। ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म की दुश्मन हो। सब लड़कियां स्कूल में आई कि नहीं आई पता नहीं, पर स्कूल टाइम में मैंने दोनों को अपनी माँ के साथ में फुटपाथ पे देखा था। साहब, देख के ऐसा लग रहा था कि सुबह उन लोगों में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है। फिर शाम को माँ आई और पूछी मेरी बच्ची कहाँ है। पूछताछ से ये बात सामने आई है कि आपके पति आपको इग्नोर किया करते थे, और आपकी बेटियों से भी आपकी बनती नहीं थी। वो आपकी बेइज्जती किया करती थी। कहीं इसी वजह से आपने अपने पति और बेटियों को गायब तो नहीं कर दिया? साहब, आप क्या कह रहे हैं? ये बात मानती हूँ मैं कि मेरी अपनी बेटियों से नहीं बनती थी, अनबन होती ही रहती थी। लेकिन आप ही बताइए, बाहर लोगों के सामने घर में अगर मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करेंगे तो मैं कब तक चुपचाप सहती रहूंगी? कभी ना कभी कुछ तो कहूंगी ना साहब।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनके साथ मेरी सौतेली बेटियां नहीं थी साहब, मेरी अपनी बेटियां थी। पड़ोसियों से पता चला है कि नीलम और निकिता अपनी माँ की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी, इसीलिए तुम भी उन दोनों को पसंद नहीं करते थे। ये बात सच है ना? हाँ सर। और इसीलिए तुमने उन दोनों को गायब भी कर दिया। नहीं सर, हाँ सर, ये बात सच है कि मैं दोनों को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन वो दोनों मेरी बहनें हैं सर। दोनों की बदतमीजियों के लिए मैं उनको डांटता था, कई बार हाथ भी उठा देता था सर, लेकिन मैं उनको गायब क्यों करवाऊंगा सर? 18 तारीख को सुबह से शाम तक कहाँ थे तुम? सर उस दिन मैं अपने बाबा को ढूंढने में बिजी था। तो फिर ये बात हमसे छुपाई क्यों आपने कि जिस दिन निकिता और नीलम स्कूल के बाहर से गायब हुई थी उस दिन भी आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से आपने उन दोनों को भी? नहीं साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला साहब, मुझे तो याद भी नहीं है कि उस दिन ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सच बोल रही हूँ साहब, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते तो फिर कौन सोच सकता है? वो कौन है जो ऐसा कर सकता है? मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आता था साहब। मैंने इसकी मामा को भी बोला था, आज भी उसका फोन आया था। उसका फोन पर यह कहना था कि मेरी दोनों बेटियां उसकी माँ से, अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मेरी दोनों बेटियों को मार डालेगा साहब। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई हमें? फोन क्यों नहीं किया? मैं करने वाली थी साहब, लेकिन शैलेश घर पर नहीं था। मैंने सोचा कि वो आ जाएगा तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी, और लेकिन उससे पहले तो आप ही घर आ गए साहब। सर मुझे लगता है कि वसुधा झूठ बोल रही है, क्योंकि उसकी बात गले से नीचे नहीं उतर रही है सर। एक तो वो 40 साल की औरत है, 3 बच्चे की माँ है, और ऊपर से उसका चेहरा जलने की वजह से पूरी तरह बिगड़ भी चुका है। तो फिर उससे शादी करने के लिए कोई इस तरह से पागल क्यों होगा सर? शिंदे, शायद कोई ऐसा आदमी हो जिसे वसुधा के आज के हालात के बारे में पता ना हो। शायद कोई पुराना प्यार जो अब तक अटका हो, या फिर कोई ऐसा आदमी जिसे वसुधा के आज के हालात से हमदर्दी हो। एक काम करो सर, वसुधा और शैलेश के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशंस निकालो, और जो देवदास है ना उसका पता करो। ठीक है सर। सर नीलम के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन। ठीक। नीलम के मोबाइल का लास्ट लोकेशन उसके स्कूल के पास। शिंदे सर, इसका मतलब है कि लड़कियां जहां और जिसके साथ भी गई है ना, स्कूल के बाहर से गई हैं। एक काम करो सर, स्कूल के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं और उस रूट पे जितने कैमरास हैं ना, सबका फुटेज चेक करो, शायद हमें कोई क्लू मिले। ठीक है सर। सर मैंने वसुधा और मंगेश के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं सर। मंगेश के कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास नहीं मिला है। 17 तारीख को उसका फोन उसके घर के आसपास ही बंद हुआ था सर, और वो अभी तक बंद है। और सर शैलेश के कॉल रिकॉर्ड से भी ये बात क्लियर है कि उसके कॉल सिर्फ फैमिली या दोस्तों तक ही सीमित है। और सर जिस दिन ये दोनों लड़कियां किडनैप हुई उस दिन भी शैलेश का फोन उसके घर के आसपास ही था सर। और वो वसुधा के रैंडम कॉल्स? सर वसुधा सच कह रही थी, उसको रैंडम कॉल्स आते थे। पता करो ये नंबर किसके नाम से, और उसका लोकेशन भी पता करो। अगर वसुधा सच कह रही है तो इस नंबर के जरिए हम मंगेश, नीलम और निकिता तक पहुंच सकते हैं। डर और झूठ इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, और यह बेहद जरूरी है कि इंसान अपने मनोबल से उस पर विजय पाए। लेकिन डर और झूठ नाम के दुश्मन जिन्हें वसुधा ने खुद पाला था, वो उसके परिवार को तहस नहस करने वाले थे। आखिर उन तीनों के साथ हुआ क्या था? नीलम का खून किसने किया था? क्या निकिता कातिल थी या वो खुद किसी साजिश का शिकार थी? और नीलम के खून से मंगेश का कोई वास्ता था भी या नहीं? क्या ये हादसों का सिलसिला वसुधा का बदला था? सर वसुधा को जिस नंबर से कॉल आ रहा था वो स्विच ऑफ है। इंक्वायरी की तो पता चला वो नंबर झूठे नाम और एड्रेस पे रजिस्टर है सर। उसकी लोकेशन क्या थी? सर जब तक वो फोन ऑन था उसकी लोकेशन ज्यादातर मीरा रोड स्टेशन के पास वाले मार्केट की थी। इस औरत को पहचानते हो? ध्यान से देखो, शायद देखा हो। ये इस औरत को इधर से कहीं आते जाते देखा है क्या? हाँ साहब, ये औरत तो यहाँ पे आती है, राधे श्याम के यहाँ से ही सब्जी लेके आती है। उसकी दुकान कहाँ है? सब हो रहा उसका दुकान सब, लेकिन कल दोपहर से इसने दुकान अचानक बंद करके कहीं चले गया है, उसके बाद आया भी नहीं, और आज भी ठेला बंद है। नंबर है उसका? हेलो, क्या? हटिए आप लोग यहाँ से। खून पूरी तरह से सूख चुका है। फिर आप लोग आसपास देखो, कोई सुराग मिलता है क्या? ओके सर। बॉडी सबसे पहले किसने देखी थी? मैंने देखी थी साहब। साहब मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ।
साहब मैं रोज़ इसी रास्ते से काम पर जाता हूँ, लेकिन साहब आज सुबह जब मैं यहाँ से गया था उस वक्त ये लाश यहाँ नहीं थी, लेकिन जब वापस लौटा तो देखा सर यहाँ लाश पड़ी थी। शिंदे, इसका मतलब है कि इसे मारा कहीं और गया है और उसके बाद बॉडी यहाँ ठिकाने लगाई गई है, इसलिए खून के कोई निशान भी नहीं दिख रहा है। काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, वसुधा को खबर करो और सब्जी वाले को उठाओ। ठीक है सर। सर मैं अपनी एक बहन खो चुका हूँ सर, दूसरी को नहीं खोना चाहता सर। प्लीज मेरे बाबा और बहन को ढूंढ दो, प्लीज उन्हें ढूंढ दो सर। हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, संभालो अपने आप को। शैलेश, शांत हो। आप कौन है? साहब मैं मंगेश का दोस्त हूँ, हफ्ते भर से बाहर था, आज ही आया हूँ तो ये बात पता चली। सर, राधेश्याम अचानक से कहीं चला गया है। पड़ोसियों का कहना है कि शायद वो अपने गांव गया होगा, लेकिन गांव कौन सा है सर, ये किसी को पता नहीं। मतलब पॉसिबल है कि ये किडनैपिंग और मर्डर राधेश्याम ने किया। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सर ये नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। थैंक यू। हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक राधेश्याम की दुकान 19 तारीख को बंद हुई थी और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नीलम की मौत 4 से 6 के बीच में 18 तारीख को 5 बजे 20 तारीख को बॉडी मिली थी। जब तक ये राधेश्याम नहीं मिल जाता ना, इस केस की गुत्थी नहीं सुलझेगी। उसकी तलाश जारी रखो। राइट सर। और सर वसुधा का घर काशीमीरा गांव में है, लड़कियों का स्कूल मीरा भाईंदर के शांति नगर के इलाके में। सर नीलम की लाश मिली है गोराई में। सर ये भी तो पॉसिबल है ना कि लड़कियों को इसी एरिया के बीच में कहीं रखा गया। पॉसिबल है सिद्धे। एक काम करो सर, गोराई से लेके मीरा रोड के बीच में पता करो वसुधा का कोई रिश्तेदार या नीलम का कोई दोस्त रहता है क्या। ठीक है सर। दरवाजा खोलो, अरे खोलो दरवाजा। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो। सर वो दोनों बहनें हमेशा एक साथ ही रहती थी, दोनों बहनें एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह रहती थी और इसीलिए उन्हें कभी किसी फ्रेंड की जरूरत ही नहीं थी। उनका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं सर, वो दोनों का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। सर एक और बात, अचानक उनके पास बहुत पैसे आने लगे थे और वो लोग खर्च भी बहुत करती थी, है ना? हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। इन लड़कियों को पहचानते हो तुम? हाँ साहब, ये तो यही स्कूल में पढ़ती है साहब। ये लास्ट टाइम कब आई थी? 3-4 दिन पहले आई थी साहब। बहुत हो गया ये माँ का एहसान, मुझसे अब ये औरत बर्दाश्त ही नहीं होती। छोड़ना, और गुस्सा करके क्या फायदा। अब स्कूल बंक कर ही दिया है तो चल मैं तुझे एक जगह लेकर चलती हूँ। कहाँ? अब हम जाएंगे तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा और तेरा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। लेकिन निकिता, अरे चल नीलम। अच्छा ये लोग गई कैसे थी? साहब कैसे गया ये तो मैंने देखा नहीं साहब, ग्राहक आया तो मैं काम में लग गया। उन बच्चियों को आप लोग पढ़ाते थे, बता सकते हैं कैसी बच्चियां थी? सर जो नहीं है उसके बारे में बुरा तो नहीं बोलना चाहिए। हाँ पर दोनों बहनें थी बहुत शरारती। पूरे स्कूल में ना कोई उनको पसंद करता था और ना वो किसी को, सिवाय प्रमोद सर के। वही थे एक जिनसे उनकी पटती थी। प्रमोद सर कहाँ है? प्रमोद सर पिछले 4 दिनों से छुट्टी पर है। वायरल हुआ है सर। 1 मिनट, ये देखिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, 4 दिन से दवाइयाँ खा रहा हूँ सर। अच्छा एक बात बताओ, जिन बच्चियों को स्कूल में किसी से नहीं बनती, कोई टीचर उन्हें पसंद नहीं करता, उनसे तुम्हारे क्लोजनेस का रीजन क्या था? सर हर टीचर का या स्टूडेंट का कोई ना कोई फेवरेट होता ही है, बस उतना ही। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी भी उनका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। फायदा उठाने की कोशिश तो की तुमने, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अपनी बदनामी से बचने के लिए तुमने निकिता और नीलम को किडनैप किया और फिर नीलम को मार दिया। नहीं सर, 4 दिन से तो मैं स्कूल में भी नहीं गया हूँ
और उससे पहले 2-3 दिन से ना तो मेरी उनसे बात हुई है ना ही मुलाकात हुई है। आप चाहो तो पता कर लीजिए। वो तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर इस मर्डर और किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ हुआ ना, 2 घंटे के अंदर तुम्हारा बुखार उतार दूंगा मैं। शिंदे ये सच नहीं बोल रहा है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ छुपा रहा हमसे ये। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस टीचर प्रमोद का नीलम के साथ अफेयर चल रहा हो, जिसकी खबर मंगेश को हो गई हो, और शायद मंगेश ने इसका विरोध किया हो, जिसकी वजह से इसने पहले मंगेश को गायब किया, फिर दोनों लड़कियों को, और शायद नीलम की जान गलती से चली गई। शिंदे अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक काम करो सर, इस पे नजर रखो और उसकी कुंडली निकलवाओ। ठीक है सर। हेलो, ओके, ठीक है सर। वो जो सब्जी वाला है ना, राधेश्याम, उसका फोन ऑन हुआ है सर। फॉरेन टीम को अलर्ट करो। ठीक है सर। राधेश्याम चल, साहब हमने कुछ नहीं किया, चल पता चलेगा, चल। वसुधा बहन जी ने हमें खुद फोन करने के लिए बोला था साहब, और तो और साहब उन्होंने ही मुझे मोबाइल और नंबर दिया था। दादा आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? ये सिम कार्ड और ये फोन, आप इससे मुझे दिन भर मिस कॉल करते रहिएगा। पर हम क्यों देंगे मिस कॉल, और काहे देंगे? चिंता मत करिए, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप मेरी मदद ही कर रहे हैं। लेकिन बहन जी ये कैसी मदद है, और हम काहे करेंगे? जब से मेरा चेहरा जल गया है ना, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं करते, मेरे सामने आंख उठाकर भी नहीं देखता है। घर में मुझे मुंह ढक के चलना पड़ता है। अगर आप इस फोन से मिस कॉल करेंगे ना, तो शायद उन्हें लगेगा कि कोई है जो मेरी परवाह करता है, मुझे प्यार करता है। इस बहाने वो लोग मुझसे 2 बातें करेंगे, मेरा ध्यान देके आप। लेकिन बहन जी अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये थोड़े से पैसे रख लीजिए, मुझे मिस कॉल कर। ठीक है, हम कर देंगे मिस कॉल। तो वसुधा के कहने पे ही तूने उन लड़कियों को उठाया ना? नहीं साहब, हमने किसी को नहीं उठाया साहब। वसुधा बहन जी का पति उनको पसंद नहीं करता था साहब, इसलिए बहुत वो परेशान रहती थी। हमें क्या मालूम कि हम उनके साथ अच्छा ही करेंगे और हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे साहब। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या सर, वसुधा ने अपने हाथ की नस काट ली है? मेरी वजह से मेरी बच्ची नीलम, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, इसीलिए अपने आप को सजा देनी चाहिए, लेकिन बच गई। झूठ बोल के आपने गुनाह किया है, और उसी झूठ की वजह से हम गलत दिशा में तहकीकात करते रहे और आपकी नीलम मर गई। लेकिन अब मंगेश और निकिता किस हाल में हमें भी नहीं मालूम। साहब अब मुझे सजा दे दो, मैं जिम्मेदार हूँ इन सब के लिए। झूठ बोल के जो गुनाह किया उसकी सजा तो मिलेगी आपको, लेकिन अगर मंगेश और निकिता को कुछ हुआ होगा ना, तो कानून आपको थोड़ा भी रियायत नहीं देगा। सर, वसुधा ने अपने हाथ की नस काट ली, इसका मतलब कि उसके अंदर वायलेंट इंस्टिंक्ट है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप को निकिता और नीलम से बहुत ज़्यादा नीचा समझने लगी थी, जिस बात का उसे गहरा दुख था? और हो सकता है कि उसकी ये तकलीफ इतनी बढ़ गई हो कि उसने खुद ही अपनी बेटियों को अगवा करवा के उन्हें मरवा दिया। शिंदे अगर मान भी ले कि उसी ने ये सब किया है, तो भी उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो ही रहा था ना। फिर उसे सुसाइड करने की या हमारे सामने कबूल करने की क्या जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि कोई ऐसा आदमी है जिसे वसुधा के सब्जी वाले से फोन करवाने वाली बात पता चल गई थी, और उसने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए बच्चियों को अगवा किया और फिर नीलम को मार दिया, और शायद ये सोच रहा हो कि हमारा शक तो वसुधा पे ही जाएगा। नहीं सर, अभी तक इस फैमिली का कोई दुश्मन सामने नहीं आया। दुश्मन शुभचिंतक के रूप में भी हो सकता है सर। प्रमोद के बयान पे मुझे जरा भी भरोसा नहीं है, मुझे लगता है कुछ छुपा रहा है वो। और दूसरी तरफ ये अजय, जिस परिवार के काफी गरीब है। एक काम करो सर,
इस अजय की कुंडली निकलवाओ। ठीक है सर। सर, हमने प्रमोद के बारे में इंक्वायरी की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने नीलम के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कभी भी उसका फायदा नहीं उठाया है सर। जिस फायदे की तू बात कर रहा है ना, हमें पता तो उठा ही नहीं सकता, क्योंकि तुझे लड़कियां नहीं लड़के पसंद है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर? ऐसा कुछ नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है सर। सब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है सर, मेरा बॉयफ्रेंड है सर। मैंने ये सच सबसे छुपा के रखा था, क्योंकि मुझे पता था सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे। लेकिन नीलम बहुत तेज लड़की थी सर, उसने सब कुछ पता लगा लिया था कि मैं। आप तो काफी रोमांटिक निकले सर, क्या लव मेकिंग सीन है? ये तुम्हारे पास कैसे आई? ये हमने तब ली थी जब कल अपनी कार में आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुची-कू कर रहे थे। और अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कुची-कू वाली हरकत की तारीफ सब लोग करें तो 10,000 देने पड़ेंगे। और इतना तो आप कर ही सकते हैं ना सर, 10,000 कुछ ज्यादा नहीं है, राइट? और उसके बाद वो हर 8-10 दिन के बाद मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगी। इसका मतलब है कि निकिता और नीलम के पास तुम्हारे पास से पैसे आते थे और तुमने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए और अपनी बदनामी से बचने के लिए उन्हें किडनैप किया और नीलम को मार दिया। सर, निकिता कहाँ है? सर, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ सर। मैं 10-20 हज़ार के लिए किसी का खून नहीं कर सकता हूँ सर। शिंदे सर, इसे तब तक अंदर रखो जब तक ये सच ना बोले। सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर। सर प्रमोद सच कह रहा है, वो उस दिन बीमार था और पूरे दिन घर पे ही था सर। अगर प्रमोद भी इस केस में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? शिंदे सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा काम मंगेश ने किया? क्योंकि एक दिन अचानक वो घर से गायब होता है और उसके दूसरे दिन उसकी बच्चियां निकिता और नीलम, कहीं परेशान होकर उसने तो नहीं मार दिया उन्हें? हो सकता है सर, नायगांव रेलवे ट्रैक के पास एक लड़की की लाश मिली। हमने जो नीलम और निकिता की फोटो सर्कुलेट की थी, शायद उसके मुताबिक 2 लाश निकिता की हो सकती है, क्योंकि लाश का चेहरा निकिता से मिलता है। सर, बॉडी 2 हिस्सों में कट चुकी है। शिंदे सर, जहाँ नीलम की लाश मिली थी उससे ये ट्रैक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, काफी दूर। यस सर। पता करना पड़ेगा इसकी बॉडी यहाँ तक पहुंची कैसे। साहब वो नहीं हो सकती साहब, साहब हमारी बात सुनिए। निकिता, निकिता, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। वसुधा के झूठ ने पुलिस को भटका दिया था, जिसका परिणाम यह था कि आज नीलम और निकिता दोनों इस दुनिया में नहीं थी और मंगेश का कोई अता पता नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार निकिता की मौत सुसाइड नहीं, कत्ल थी। उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई थी और उसकी बॉडी को रेलवे लाइन पर सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए डाला गया था। वसुधा, प्रमोद, शैलेश, पुलिस की इन सब पर नजर थी, तो आखिर इन घटनाओं को अंजाम कौन दे रहा था? सर, अजय के बारे में इंक्वायरी करने पर पता चला है कि अजय वसुधा के काफी क्लोज है और उससे हमदर्दी भी रखता है सर। इसीलिए अजय ने कई बार मंगेश को अपनी दोनों बेटियों को सुधारने के लिए कहा और ये बात दोनों लड़कियों को बुरी भी लगती थी। इसीलिए इन दोनों लड़कियों का अजय से झगड़ा भी होता था सर। एक बार तो ये दोनों बहनें अजय घर चली गई और सबके सामने उसे बेइज्जत भी किया सर। बात यहाँ तक बढ़ गई कि नीलम ने अजय को एक थप्पड़ भी मार दिया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अजय ने पहले इन दोनों बहनों को गायब किया हो और उसके बाद मार दिया हो? शिंदे, ये नौबत इसलिए भी आ सकती है क्योंकि अजय और वसुधा के बीच में कुछ चल रहा था जिसकी जानकारी बच्चियों को थी और उन्होंने अपने बाबा मंगेश को ये बात बता दी। इसलिए अजय और वसुधा ने मिलकर प्लानिंग की और पहले मंगेश, उसके बाद बच्चियों को गायब कर दिया। बच्चियों की लाश तो मिल गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगेश को भी इन लोगों ने मार दिया? ऐसे गंदी बात मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। दोस्त हूँ मंगेश का, वसुधा को भाभी मानता हूँ मैं, अपने परिवार की तरह समझता हूँ उन्हें। इसीलिए तूने मंगेश को लोन दिया था ना ऑटो खरीदने के लिए, जिसके पैसे तूने अभी तक नहीं मांगे? साहब, वो दोस्त है मेरा, आज नहीं तो कल दे देगा ना, इसमें क्या है? इसमें यह है कि तूने वो लोन वसुधा की वजह से उसे दिया था।
और उसकी लड़कियों ने तेरी प्लानिंग फेल कर दी, इसीलिए तूने उन्हें पहले किडनैप किया, उसके बाद लड़कियों को मार दिया। जिंदा है, मार दिया उसे भी। अरे साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा क्यों करूंगा? गलत रिश्तों की वजह से अक्सर दोस्त दोस्त का दुश्मन हो जाता है, तो तूने भी इसीलिए किया ना सब? नहीं साहब, वसुधा भाभी है मेरी, मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ साहब। अगर तू ऐसा नहीं सोच सकता फिर किसने सोचा? वसुधा ने या शैलेश ने? क्या बात कर रहे हैं साहब, दोनों बहुत भले लोग हैं। सर, मंगेश अपने घर आ गए हैं। क्या? अब तक कहाँ थे तुम? साहब मैं राजस्थान गया था। वहाँ किस लिए गए थे? वसुधा का चेहरा जब से बिगड़ गया है, उसके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उस दिन जब मुझे पता चला कि उसको किसी अनजान नंबर से मिस कॉल आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लगा साहब। खुद की घिन आने लगी साहब। मुझे लगा मैं उसके साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। मैं उसको देखता नहीं, इसीलिए कोई उसे तंग कर रहा है, पर मैं था जो अपना पति धर्म निभाने से भागता रहा साहब, इसीलिए उसे छोड़कर भाग गया। लेकिन जब पेपर में नीलिमा और निकिता के बारे में पढ़ा तो मुझसे रह नहीं गया साहब, मुझसे रह नहीं गया साहब। मैं वापस चला आया साहब, मैं वापस। कहीं ऐसा तो नहीं इन्हीं सब कारणों की वजह से वसुधा के अंदर इतना गुस्सा भर गया कि उसने ही अपनी बेटियों को मार दिया? वसुधा, क्या तुमने हमारी बेटियों को मारा? क्या कह रहे हैं आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं वसुधा, वो सर, हमारी पुलिस टीम ने भाईंदर, जहां पर नीलम और निकिता का स्कूल है, वहां से लेकर मीरा रोड, गुराई, जहां पर नीलम की लाश मिली, और नायगांव, जहां पर निकिता की लाश मिली, इन सब जगहों की फुटेजेस चेक किए तो घोड़बंदर मार्केट के एक एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों लड़कियां एक लड़के के साथ नजर आई। ये फुटेज है सर। लगा? ये देखिए सर। ये पॉज कर, जूम करो। हेलमेट की वजह से शक्ल पहचानना मुश्किल, बाइक का नंबर भी नहीं है। एक काम करो सर, इस फुटेज को लैब भेजो और वहां से नंबर निकलवाओ। उसने इंडिया का जर्सी पहना है। सुनते सर, इस फुटेज को देख के एक बात तो साफ होगी कि लड़कियां जिसके साथ भी गई है ना, उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती है और ये जर्सी में कातिल तक पहुंचा सकती है। सच है सर, इधर नहीं है। आपका ऑटो रिक्शा कहाँ है? गली के बाहर है। सर, ये तो यहाँ था नहीं, इसका मतलब तूने छुपाया? यहाँ बोलेगा या पुलिस स्टेशन में चल के? क्योंकि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। जिस बाइक पे तू अपने बहनों को लेके गया था ना, वो सलीम की बाइक थी, और तेरे कॉल रिकॉर्ड से ये बात पता चली है कि उसके और तेरे बीच में बातचीत होती थी। बोल। हाँ सर, मैंने इन दोनों को मारा है। क्यों मारा अपनी बहनों को? तूने अपनी बहनों को क्यों मारा? बोल, तेरी बहनें थी वो। नहीं थी वो मेरी बहनें, क्योंकि उन दोनों ने और राजी ने मुझे हमेशा ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारा अपना नहीं बल्कि गोद लिया हुआ बेटा। ये बात मैंने तुमको और बाबा को नहीं बताई। लोग मेरा मजाक बनाते थे, मुझे ये एहसास दिलाती थी कि अपना अपना होता है, पराया पराया। मैं अंदर ही अंदर रोता था, मैं सब कुछ सह लेता, नहीं मेरे लिए सब कुछ। वो लोग गाय के साथ भी बुरा बर्ताव करते थे, मैं पहले से ही उनसे गुस्सा था। पर जब उस दिन बाबा गायब हुए
तो नीलम ने सारा इल्जाम आई के ऊपर डाल दिया और आई को बहुत बुरा भला कहा। आई उनको समझाने के लिए स्कूल तक गई। आई रोते रोते घर है कि मैं नीलम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने निकिता को झूठ कहा कि बाबा वापस आ गए और उन दोनों को बुला रहे हैं, हमको उन्हें मनाने जाना पड़ेगा। नीलम को मारने के बाद मैंने निकिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी, इसलिए मैंने 3 दिन बाद उसको भी मार दिया। तेरे आने के बाद मेरे घर में खुशी आई थी। तेरे घर में आने के बाद ही मैं माँ बनी और तूने ही मेरा घर उजाड़ कर रख दिया। मेरे बच्चे कभी वापस नहीं आ सकते। ले चलो इसे। शारदा, नीलम, निकिता शैलेश से प्यार नहीं करते थे, लेकिन वसुधा और मंगेश शैलेश से प्यार करते थे। क्या शैलेश को जीने के लिए इतनी वजह काफी नहीं थी? बेशक थी, लेकिन उसने नफरत का जवाब नफरत से दिया। वसुधा के साथ भी वही हुआ। अपने पति और बेटियों से प्यार और इज्जत पाने की कोशिश में वो एक के बाद एक गलतियां करती चली गई। शैलेश को नीलम और निकिता के अपहरण और हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया और इस वक्त वो न्यायिक हिरासत में है। अपने किए हुए अच्छे काम की सराहना सबसे पहले खुद करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि दूसरों के प्रमाण पत्र की जरूरत सिर्फ कमजोर लोगों को पड़ती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। ये डर हमसे वो सब करवा लेता है जिसे करने को हमारा ज़मीर कभी गवारा नहीं करता। हम इस डर के साए में इतने कमजोर हो जाते हैं कि सही फैसला लेने की हिम्मत जवाब दे देती है। हम आसान तरीके खोजने लगते हैं, जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं और कई बार ये डर अपराध का कारण भी बन जाता है। अरे कल क्या विराट खेल रहा था ना, 1 नंबर, मजा आ गया। अरे रुक रुक रुक। नमस्कार, पीएस शेड़गे बोलते हैं। पायल, उठ, सुबह हो गई। उठ पायल, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। पायल, उठ। हाँ, मेरे बालों में। बालों को क्या हुआ? आई ये बात क्या है सालो? और कपड़ों पर भी कोई निशान नहीं है। बॉडी जिस तरह से गिरी है, लगता है चलती ट्रेन से उसे फेंक दिया गया है। अगर बच्चा गिर गया होता तो इस तरह से चद्दर में लपेटा नहीं गया होता। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे और किसी जगह पर मारकर यहाँ बाद में फेंक दिया गया हो? मुझे नहीं लगता। जख्मों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उसे चलती ट्रेन से ही फेंक दिया गया है। संशय है मला, पर पक्का नहीं बता सकती। बायका को पूछना पड़ेगा। जटाधारी माता की। माता, गलती हो गई माता, गलती हो गई। भरोसा नहीं था ना मुझ पर तुझे? क्यों आए यहाँ पे? आपकी बार जो मैंने बोला है, मेरी बात मानना, कल्याण होगा। जटाधारी माता की।
जटाधारी माता की, जटाधारी माता की, जटाधारी माता की। दक्षिणा ठेवून दे, जा जा जा। बाइका को बुलाने की क्या जरूरत है आई? धर्म का मामला है, उनकी सलाह लेनी बहुत जरूरी है। पर आई वो 4 दिन से मैंने शैम्पू नहीं किया है ना, बस इसलिए उलझ गए। बहुत हो गया अभी तेरा, एकदम शांत रहा था। वही नहीं, आई को समझाओ ना, कुछ तो बोलो। अरे रेणुका, आई हमसे ज्यादा जानती है, मैं आई को क्या समझाऊं? दादा आप कुछ बोलो ना प्लीज। तो भाई तू डर क्यों रही है? एक बार बायका को देख तो लेने दे, कौन सा तुझे खा जाएगी? अब सब चुप बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आहो, अब तक आप क्यों खड़े हो यहाँ पे? जाओ और फोन लगाओ उन्हें। सर, जिस लड़के की लाश हमें खालापुर के रेलवे पटरियों पर मिली है, उस लड़के की फोटो हमारे नेटवर्क में सर्कुलेट करो और खालापुर के आसपास जितने भी गांव है वहां भी उस लड़के के बारे में पूछताछ करो। उस लड़के के बारे में पता करना बहुत जरूरी है। ओके सर। क्या मैं आइला बोलो? आई अमृता, बाइका आले। ये तो जटाधारी है, साक्षात देवी माँ का रूप। अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, साक्षात देवी माँ आपके घर आई है। सुन भाई, जाओ हल्दी कुमकुम लेकर। हो आंटी, आई हल्दी कुमकुम क्यों? बस बायका जो बोल रही है हमें वही करना होगा। चुप एकदम, जो ये बुरा मान जाएगी तो कमा। आंटी हल्दी कृपा संध्या तुझे। ये सब नहीं लगवाना मुझे, नहीं लग। तुम्हारी बेटी को दैवी शक्ति मिली है, इसे जटाधारी होने का वरदान मिला है। अब ये लड़की साधारण लड़की नहीं है, इसका खाना पीना रहन सहन सब कुछ अलग होगा। अब ये दिव्य शक्ति की मालिक है, इसका विवाह नहीं हो सकता। अब ये आजीवन कुंवारी रहेगी। इसका टीवी मोबाइल फिल्में देखना, नाचना गाना, बाहर आना जाना सब बंद। और हाँ, तुम्हें अपने घर के नियम बदलने होंगे। शरीर धो लेना, पर जटा गीली नहीं होनी चाहिए। आज से तुम्हारे देवी शक्ति का जन्म हुआ है, अब तुम पूरे दुनिया का उद्धार करोगी। जय हो जटाधारी, जय हो, जय हो। मैं कोई देवी देवी नहीं हूँ, और मैं क्यों किसी के लिए नियम बदलूं? तो साधारण लड़की नहीं है। एक पेड़ पे 2 फूल उगते हैं, एक गजरे में जाता है और दूसरा देवी माँ के चरणों में अर्पण होता है। तू वही फूल है। और हाँ, अपनी जटा की रक्षा करना। अगर इसके साथ कोई खिलवाड़ हुआ ना तो पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा, विनाश। जटा प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो अब कुप्रथा का रूप धारण कर चुकी है, जिसने आधुनिक और सभ्य कहलाने वाले समाज पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। यह प्रथा दक्षिण पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटका की प्रथा है। महिलाओं के बालों में बालों के कुछ उलझे हुए अंश पनपते हैं, जिससे उनके बाल जटिल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें दिव्य शक्तियों का नाम दे दिया जाता है और आगे चलकर उस महिला को साधारण जिंदगी जीने के सभी उसूलों से वंचित कर दिया जाता है। उसे समाज से अलग थलग कर पवित्र और पावन मान लिया जाता है। आज की कहानी इसी प्रथा की भेंट चढ़ने वाली एक लड़की रेणुका और उसके परिवार की कहानी है, जो कई सनसनीखेज सवालात खड़े करती है कि डर और भ्रम पैदा करके लोग कैसे अपना फायदा उठाते हैं। भाई ये सब क्या हो रहा है? आई मेरी बात कब बस तू, ये दिव्य शक्ति है, इसका हम विरोध नहीं कर सकते। तुझे ये सब स्वीकार करना ही होगा, और इसके बाद बायका जो भी तुझे कहेगी ना वो तुझे सब करना होगा, समझ लो तू ना? वो कब बस, मैंने समझा दिया इसे। जय हो जटाधारी माँ की, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अरे सुनाई नहीं देता तुझे? ओए, हॉर्न मारो, दिमाग नहीं है तुझमें? साइड हट।
जटाधारी माता की जय हो। अब ये मेरी तरह तैयार हो चुकी है जग का कल्याण करने के लिए। अगले हफ्ते पूर्णमासी के दिन इसका परिवर्तन विधि होगा। आइए आप लोग आशीर्वाद लीजिए। जटाधारी माता की जय हो। मैं अब चलती हूँ, लेकिन मेरी कही हुई बातों को नजरअंदाज मत करना। बाबा, बाबा देखो ना, ये चटा कैसे आई मुझे नहीं पता। हाई को समझाओ ना, ये क्या कर रही है? बेटा एक तरफ ट्रेन से फेंकी गई एक बच्चे की लाश और दूसरी तरफ एक प्रथा के साए में घिरा एक परिवार। ऊपर से सीधा साधा दिखने वाला ये केस आगे चलकर बहुत भयानक मोड़ लेने वाला था। ये तो महज एक शुरुआत थी ये खौफनाक अपराध के सफर की। अब वो तुम्हारी बच्ची नहीं है, जला दो, भस्म कर दो वो सारी चीजें जो तुम्हें और उसे तुम्हारी बेटी होने की याद दिलाती है। अब वो सिर्फ जटाधारी है। जटाधारी माता की जय, गुरु माता की जय। सर, जिस बच्चे की लाश हमें रेलवे पटरी पर मिली उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो साफ हो गया कि बच्चे को ट्रेन से फेंका गया था, क्योंकि इसके स्कल में मल्टीपल फ्रैक्चर्स। उसकी मौत 20 अगस्त को सुबह 5 से 7 बजे के बीच में हुई है। सर, चौंका देने वाली बात यह है कि बच्चे की मौत पटरी पर फेंके जाने की वजह से नहीं, बल्कि ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है। क्या एक 7-8 साल के बच्चे के शरीर में ड्रग्स? जावड़े, ये मामला जैसे दिखता है वैसा है नहीं। मुझे लगता है ये किडनैपिंग का मामला है। बच्चा शोर न करे इसलिए उसे ड्रग्स दिया होगा और ड्रग के ओवरडोज से उसकी मौत हो गई और इसीलिए उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया होगा। हो सकता है सर। सर, बच्चा दिखने में तो अच्छे घर का दिखाई दे रहा है, फिर उसके घर वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं की? और बच्चा इस ट्रेन में कहाँ से चढ़ा, उसके साथ कौन था, ये कुछ भी क्लियर नहीं है। एक काम करो, मुंबई पुणे के बीच जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ की CCTV फुटेज चेक करो। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक की कोई ना कोई जानकारी तो जरूर हाथ लग जाएगा। ओके सर। तागा, जा रॉकेट लेके आ। हाई रुक जाओ। आई, ये क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? देख, इसके बाद तू ये कपड़े नहीं पहनेगी, समझी तू? लेके आई। आई, मुझे नहीं रखनी ये जटा वटा, मुझे नहीं पता ये कैसे आई। ये मेरा फेवरेट है, प्लीज इसे तो मत जलाओ कम से कम। कोई फेवरेट नहीं, इसके बाद कुछ नहीं पहनेगी तू। पर आई, मैं नहीं समझाती क्यों नहीं हूँ? दादा आप कुछ बोलो ना प्लीज। अगर आई इन सब की क्या जरूरत है? ओ, तुम्हें गप्पा बसा। आई जो कर रही है ना सही कर रही है। आई घर के भलाई के लिए कर रही है। आई जा रहे हो कपड़े तुम्ही। आई प्लीज मत करो ना। आई प्लीज तू जाके पीछे खड़ी। आई पर सुनो, यहाँ से तू हिलेगी नहीं, समझी तू? नमस्कार. या नमस्कार नमस्कार. बसा बसा. थोड़ी देर में पूजा होने वाली है, फिर आप देवी के दर्शन ले लेना. हाँ? जटाधारी माता की जय हो. परिवर्तन विधि पूर्ण झाली. आप लोग जाइए और दर्शन लीजिए. और हाँ, याद रहे, जटा को कोई हाथ नहीं लगाएगा. जटाधारी माता की जय हो. आई बाबा, आई सुनो ना, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो ना. इस घर में ना मेरा दम घुटता है. बाबा
मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, मुझे ये कपड़े नहीं पहनने। प्लीज मुझे घर से बाहर जाने दो, प्लीज प्लीज। रेणुका, बाइक करना जो कह दिया वो कह दिया। तुम ये सब नहीं कर सकती, तुम बड़े कामों के लिए बनी हो। रेणुका, रेणुका अब तुम जटाधारी हो, तुम ये सब नहीं कर सकती। एक मिनट, तुम बताओ कि ये पूरा घर बर्बाद हो जाए, हम सब रास्ते पे आए। हाँ, ये जटा 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 जटा। ये रेणुका कहाँ है? नहीं आ रही वो। अरे प्रकाश, इतनी देर क्यों हुई? अरे आई बाजार से सामान लेने गया पूजा का, बहुत थक गया था। अच्छा अच्छा, चल खाना खा ले। नहीं आई, आज मेरा व्रत है। व्रत है? अगर अमृता तू तो खा ले, आजा बैठ। नहीं आई, मैंने भी घर की खुशहाली के लिए और कारोबार की वृद्धि के लिए व्रत रखा है। तुम्हें जेवा ना। जल्दी लाना प्लेट। ये लो। घास फूस का सात्विक आहार तो मेरे पेट में प्रहार मचा देता। कोल्ड ड्रिंक। सच में वो घास फूस वाला खाना खा के ना मेरे मुंह का तो मजा ही मर गया था। तुम्हें पता है, मैंने वो चाइनीज वाले काथा को भी बोल दिया है कि फूलों के साथ साथ रोज पार्सल भेज दिया कर, वो भी फ्री। हाँ, क्योंकि वो भी माता का भक्त है ना। क्या तो एक बात बोलूं, मौके पे चौका अच्छा मार लेती हो। मेरे प्यारे पति, चौका अभी मारा कहाँ है, बस सही मौके का इंतजार है। तुम बस देखते जाओ कि आगे आगे क्या होता है। रेणुका, काय करतेस? बाल धोने जा रही थी क्या? नहीं कहीं नहीं, वो मुंह धोने जा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तो तूने मुंह धोया। वही नहीं, मौसम देखो ना, इतनी गर्मी हो रही है, इसीलिए आप कहती हो तो थोड़ी देर में कर लेती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। जा। हेलो, जटा की प्रथा रेणुका के लिए एक बड़ी उलझन बन गई थी। उसके घर वाले भी इस प्रथा में विश्वास कर रहे थे, इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं रह गया था सिवाय इसके कि वो इसे बर्दाश्त करे। गुजरते वक्त के साथ उसकी हिम्मत भी जवाब देती जा रही थी। उसके अपने भी इस प्रथा की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। मैं देखती हूँ। अरे मावशी, नमस्कार करते। सखीरा, सखीरा। कैसी है तू? ताई काय चाललंय? नमस्कार। तुम लोग ये रेणुका के साथ कर क्या रहे हो? ये सब अंधविश्वास है। अब ये लड़की साधारण लड़की नहीं है, इसका खाना पीना रहन सहन सब कुछ अलग होगा। मनीषा, माना कि तू मेरी दूर की बहन है और रेणुका की मौसी, लेकिन हमारे घर में घुसने की कोशिश मत कर। खबरदार, जो हमारे घर पे किसी भी मामले में बोला तो दूर की रिश्तेदार है ना, तो दूर की ही रहना। हम तेरे पार्लर के मामले में कुछ भी बोलते हैं क्या? तो तू हमारे घर के मामले में टांग मत अड़ा। अगर ताई उसकी शादी तय हुई है, उसकी एंगेजमेंट हुई है, उसकी शादी करवाओ। तुम ये ढकोसलों में क्या पड़ी हो? उल्टा आप इन सब बातों से दूर ही रहो तो अच्छा है। अरे वरना शाप लगेगा आपको, समझी? देख मनीषा, मैंने लड़कों वालों को फोन करके बुला लिया है और मैं उनको बोलने वाली हूँ कि रेणुका को भूल जाओ, शादी वादी कुछ नहीं। ये मेरे फूल से बच्ची के साथ क्या हो रहा है? हाँ, देखो क्या हुआ है इसके साथ। तू चिंता मत कर, तेरी मौसी है ना, तुझे कुछ नहीं होने देगी। एक काम कर, ये फोन पकड़, जब भी मन हो मुझसे बात किया कर। तो बिल्कुल चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर देगा। हाँ, चल मैं आती हूँ। सर,
दादर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से हमने ये फोटो निकाली और इस फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये लड़का एक औरत के साथ है और ये दोनों मुंबई से पुणे जाने वाली ट्रेन में S4 बोगी में चढ़े थे। जावड़े, उस रूट पर जितने भी स्टेशन है वहां पे ये फोटो सर्कुलेट करो और इसे अखबार में भी छाप दो। लोगों से अपील करो कि वो हमारी मदद करें, कोई ना कोई तो आगे जरूर आएगा। ओके सर। आइए 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 समधी जी, आइए बसा। रेणुका और अविनाश की सगाई के बाद आज आप पहली बार आए हैं, बैठिए। आहो, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। एक बात बताऊं, बहुत खूबसूरत हो। तुमको देखो ना तो देखते ही रह जाता हूँ। झूठ मत बोलो। अरे नहीं, सच्ची में, तुम्हारी कसम। अविनाश, देखो ना, इन लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं जिंदगी से तंग आ गई हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। रेणुका, जटाधारी माता की जय हो। जय हो। भाई साहब चलते हैं। अविनाश आजा। अविनाश, ये क्या कर रहे हो? अविनाश सुनो, अविनाश। रेणुका, अविनाश का है, मुझे उससे मिलना है। अविनाश, वो अविनाश, अविनाश, अगर तू यहाँ क्यों आई? रेणुका, तुम? अविनाश, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। ठीक है, हम लोग अंदर चल के बात करते हैं। हेलो, हमारा रिश्ता हुआ है अविनाश। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे परिवार वालों ने हमारी एंगेजमेंट कराई है। की थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है रेणुका। कुछ नहीं बदला अविनाश, तुम बदल गए हो। ना फोन करते हो, ना मिलने आते हो, और ऐसे ऐसे नजरें चुराते हो बस। देखो, मेरे आई बाबा ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। समझो रेणुका, अब तुम पहले वाली रेणुका नहीं रही, जटाधारी हो गई हो। अविनाश, तुम औरों की तरह हो गए हो, कायर हो गए हो, डरपोक। रेणुका, ताई, ताई तबीयत ठीक है? ये कुछ खा लेना। ताई। पायल, बहन मेरी मदद करना, इसे खोल दे प्लीज। मुझे जाने देना। कोई कुछ नहीं कहेगा, तू किसी से मत डर। सिर्फ मेरी मदद कर दे, मदद करना। खड़ी क्या देख रही है? रेणुका, तुमने ना बहुत बड़ा पाप किया है। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अरे तुम्हें पता भी नहीं है कितने सारे लोग आए थे दर्शन के लिए, खाली हाथ लौट के चले गए वो। अमृता, बस बहुत हो गया, बहुत बोल दिया तूने, बस। और तू खबरदार, इसकी कोई भी मदद की तूने कर। लेकिन आई बस मत लेना। आई, पायल, आई, पायल सुन। हेलो, हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है। हाँ। बोलो साहब, मैंने इस औरत इस बच्चे को उस ट्रेन में देखा था। तुम्हें पक्का यकीन है यही औरत थी? जी सर। कुछ कहा इसने कि वो कहाँ जा रही है? नहीं सर, वो एकदम खोई सी थी। तुमने कहाँ तक देखा था उसे? सर, जब मैं कल्याण उतरा तब तक तो अपनी सीट पे ही बैठी हुई थी। अच्छा, एक बात बताओ, शक्ल से वो बच्चे चुराने वाली लग रही थी? नहीं सर, वो बच्चा तो उसे आई कह रहा था। वो माँ थी उसकी। उनके साथ और कोई था? नहीं सर। थैंक यू वेरी मच। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। जी सर।
जब एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये औरत उस बच्चे की माँ है तो फिर बच्चे को चद्दर में लपेटकर फेंका किसी, और इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इस औरत ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? चलो मान लेते कि इसी ने अपने बच्चे को मारा होगा, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को क्यों मारेगी? सर ये भी हो सकता है कि किसी ने बच्चा चुराया हो या किसी के साथ उनकी छीना छुट्टी हुई हो और उसी में यह हादसा हुआ हो, और बाद में किसी की धमकी से या डर से उस औरत ने पुलिस कंप्लेंट ना की हो। या ये भी हो सकता है कि उस औरत के साथ भी कोई हादसा हुआ हो। एक काम करो, कल्याण से लेके खालापुर एक्सीडेंट स्पॉट और उसके आगे के सारे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज निकालो, पता तो चले यह औरत कहाँ उतरी थी। ओके सर। आई अरे प्रकाश, काय झालं तुला? अरे बापरे, अगं अमृता, पायल, अमृता लवकर ये. अरे देवा, काय झालं? मेरी बाइक फिसल गई. अरे देवा रे. चलो. अगं अमृता थांबा आई. रेणुका, झालं? जिसका डर था वही हुआ. बग अपनी जिद की वजह से क्या हुआ है. ये एक चेतावनी थी. तुमने देवी माँ का और उनके जटा का अपमान किया है. देखो परिणाम तुम्हारे सामने है. अरे अपने भाई के जान की दुश्मन बन चुकी हो तुम. भगवान न करे कुछ और हो जाए. तू कौन जिम्मेदार लेगा? तू जबाबदारी घेणारच त्याची. सोडा, चलाओ बघा. मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें, हाँ धीरे से गाड़ी चलाया करो. तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है मेरी. असं कसं गाड़ी चालवली तुम्ही? हाँ मैंने कितनी बार बोला है कि 20 की स्पीड से गाड़ी चलाया करो. अरे जो, अरे तू देखना, ये देख, बाप रे, ये पूरा परेशान कर दिया पट्टियों ने मुझे यार. थोड़ा सा ड्रामा कर लो ना. सही मौका हाथ लगा है. तुम्हें पता है इस छोटे से झूठ की वजह से हमें बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं. हाँ देखो किसी डर गई थी वो. हाँ ना. अभी कोई होशियारी नहीं करेगी. प्रकाश, ये ना दान दक्षिणा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब मैं ना कुछ बड़ा सोच रही हूँ. तुमने वो पैसे मेरे अकाउंट में डाल दिए? हाँ, और रिसिप्ट भी वहीं भूल गया. काय नाटक आहे, चांगलं केलंस. अपने हालात से जूझने में रेणुका कमजोर पड़ती जा रही थी. उसकी क्षमता जवाब दे रही थी, लेकिन परिवार पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा था. संजय ज्योति के आगे बेबस था और ज्योति अपने डर के आगे घुटने टेक चुकी थी. पायल कुछ समझने और समझाने की हालत में नहीं थी. प्रकाश और अमृता अपना फायदा उठाने में जुटे हुए थे और दूसरी तरफ खालापुर पुलिस. ये सारे तार अब एक खौफनाक मोड़ लेने वाले थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. मैंने सारे रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पता चला कि वो औरत करजत स्टेशन पे उतरी थी और उस वक्त वो अकेली थी. जिस आदमी ने इन्हें ट्रेन में देखा था उसके कहने के मुताबिक ये दोनों माँ बेटे थे. सर वो बच्चा तो उसे आई कह रहा था, लेकिन ये अकेली करजत में उतर गई. इसका मतलब इसे पता था कि उसके बेटे को किसी ने फेंक दिया है या वो बच्चा गिर गया है. इस औरत का मिलना बहुत जरूरी है. करजत का चप्पा चप्पा छान मारते इस औरत को ढूंढ निकालते. पुलिस ने करजत और आसपास के सभी इलाकों को छानना शुरू किया. उस औरत की तस्वीर लिए हर इंसान से पूछताछ की और आखिरकार उनकी मेहनत रंग ले ही आई. सर, हा रिक्षावाला त्या बाईला ओळखतो. हाँ साहब, उस औरत को मैंने देखा है. 80 रुपया मैडम, 80 रुपया. ओ मैडम कहाँ जा रही है? अरे ओ मैडम, रिक्शे का भाड़ा दो. ऐसा लगता है दारू पी के आई है. नशा किया था लेकिन मुंह से बात नहीं आ रही थी. कहाँ छोड़ा था उस औरत को? साहब तिलक नगर. साहब उस दिन यहाँ लाके उसको मैंने छोड़ा था. उसके बाद आगे पता नहीं कहाँ चले गए वो. अगर उस औरत के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें इस नंबर पर फोन करना. जी साहब. अच्छा जाओ. इस औरत को जानते हैं? सर ये तो सुनीता है, आगे वाली गली में दिनकर राव जी के यहाँ भाड़े से रहती है सर. हो साहब, ये मेरा ही घर है. सुनीता यही रहती थी. कुछ दिन पहले आई थी. कब आई थी? तारीख याद है? सर 20 अगस्त आलेली. हो साहब, यही है सुनीता और उसका बेटा प्रतीक. सुनीता आप कहाँ रहती है? मला नहीं माहिती. घर मालिक हो. घर की डुप्लीकेट चाबी तो होगी तुम्हारे पास. है ना साहब. बोलो. या सर.
तलाशी लो घर की। ओके सर। ये सुनीता है, ये प्रतीक है, ये कौन है? सर मैं तो नहीं जानता सर, बात क्या है? प्रतीक को किसी ने ट्रेन से फेंक दिया है, उसकी मौत हो चुकी है और सुनीता गायब है, हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। सुनीता से मिलने यहाँ कोई आता जाता था? सर वो कुछ दिन पहले यहाँ से सब कुछ छोड़कर पुणे के आसपास रहने के लिए चली गई थी, अब थोड़े दिन पहले वापस आई थी। उसका पति कहाँ है? सर पहले तो दोनों साथ में यही रहते थे, अब वो करजत में रहता है, वामन कराटकर, और सर दोनों में बनती नहीं थी। मेरी बात क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? बाऊ देखने दो। बाऊ तुम्हें आंख मत मार। अरे प्रतीक क्या तुम क्या करेगा? तू मारे ले। चल आंख मत दे। निकलो निकलो। कपड़ा उतारने का बहुत शौक चढ़ा है। निकलो निकलो यहाँ से। सर सुनीता ने अपने पति को मार मार के भगा तो दिया, पर उसको डर था सर कि वो एक दिन आकर प्रतीक को लेकर जाएगा। उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? हो है ना साहब। राहुल एड्रेस ले लेना और ये सारे फोटोग्राफ्स कस्टडी में ले लो। ओके सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीता के पति का ही कांड हो? बच्चे को लेकर ट्रेन में कुछ हाथापाई हुई होगी और उसमें बच्चे को कुछ हो गया होगा और बाद में उन्होंने बच्चे को चद्दर में लपेट कर फेंक दिया होगा। उसके पति से बात कर। वामन। हो साहब। इनको जानते हो? साहब ये मेरी बीवी और बच्चा है। तुम्हारी बीवी गायब हो चुकी है और बच्चे की मौत हो गई है। मुझे पहले से ही शक था सर, वो नहीं ध्यान रख पाएगी प्रतीक का। केवल शक की बुनियाद पर उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया सर, और उस दिन के बाद मैं उनसे नहीं मिला। सुनीता के शक करने की कोई तो वजह होगी। तुम्हारा अफेयर चल रहा है क्या किसी के साथ? क्या ऐसा तो नहीं कि तुमने ही अपने बेटे के साथ कुछ किया है? ओ साहब नहीं साहब, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ साहब, बहुत तड़पता था उससे मिलने के लिए, लेकिन सुनीता ने मुझसे कहा था कि अगर तुम दोबारा मिलने हमसे यहाँ आए घर पे तो वो पुलिस में घरेलू हिंसा का झूठा केस दर्ज करा देगी। 20 अगस्त जिस दिन तुम्हारे बच्चे की मौत हुई थी, तुम कहाँ थे? साहब मैं उस दिन फैक्ट्री पे था साहब, मैंने उस दिन ओवर टाइम भी किया था साहब। मेरा बच्चा मुझसे बात करने के लिए तड़पता था, लेकिन सुनीता उसको फोन भी नहीं करने देना चाहती थी। लेकिन मेरा बेटा फिर भी कहीं ना कहीं से फोन, किसी का फोन लेके कर ही लेता था। कुछ दिन पहले सुनीता पुणे गई थी अपनी किसी सहेली के पास रहने के लिए, वहीं से प्रतीक ने मुझे फोन किया सर। हाँ प्रतीक। हेलो बाबा। हाँ हम लोग यहाँ पुणे में एक आंटी के साथ रहते हैं। प्रतीक तुम हो कैसे ये तो बताओ, मैं आता हूँ तुमसे मिलने पुणे में। बाबा लगता है कोई आ गया, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अगर आई को पता चल गया तो मैं आपसे कभी बात नहीं कर पाऊंगा। वो नंबर हमें दे दो। साहब इस नंबर से दोबारा फोन नहीं आया साहब, ये नंबर है साहब। इसे जानते हो? मैं नहीं जानता इसको। ठीक है, फैक्ट्री में इसके बारे में पूछताछ करो, जो नंबर इसने दिया है उसकी इंफॉर्मेशन निकालो और सुनीता के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सुनीता का मिलना बहुत जरूरी है, वही इस राज को सुलझा सकती है। आखिरकार ट्रेन से फेंके गए बच्चे की मां की शिनाख्त सुनीता करहटकर के नाम से हुई। उसके और उसके पति के रिश्तों के बीच में कड़वाहट थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था कि किसने उसे ड्रग्स देकर मारा था और वो ड्रग्स कहां से लाए गए थे, और कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही थी और दूसरी तरफ रेणुका जटा की प्रथा से जूझ रही थी और अपने ही तरीके से इससे छुटकारा पाने के रास्ते खोज रही थी। पता नहीं कहाँ चली गई रेणुका। बायका को पता चला तो मना किया था बायका ने उसे घर के बाहर जाने के लिए, फिर भी चली गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे कोई घर से जा सकता है क्या? प्रकाश, रेणुका के बारे में कुछ पता चला? कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार। आई सब जगह बात कर ली मैंने, सब लोगों से पता किया, लेकिन कोई खबर ही नहीं उसकी। अरे देवा। रेणुका? आई सब जगह बात कर ली मैंने, सब लोगों से पता किया, लेकिन कोई खबर ही नहीं उसकी। अरे देवा। रेणुका? कहाँ चली गई तू? मना किया था ना तुझे घर से बाहर निकलने के लिए। अरे तू जटाधारी है, इस कळत नहीं का तुला?
बाइका को पता चला तो? मना किया था ना बाइका ने तुझे ये सब करने के लिए। शरीर धो लेना, पर जटा गीली नहीं होनी चाहिए। जटा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये क्या करके आई तू? तेरी बाल, तेरी जटाएं। हाँ तो देवी नहीं, माफ करना। अरे देवा रे, आई ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या किया इसने? अब हमारे परिवार को कौन बचाएगा? आई बायक्का ने बोला था जटा को कुछ मत करना, और देखो ये रेणुका क्या करके आई है। आई ये बहुत बड़ा पाप है। अब हमारे परिवार को कौन बचाएगा? झाला संपले सगळं आता। अविनाश बस झाला तुझं। मैंने बोला था ना उस पे ध्यान रखने के लिए, रखा तूने? नहीं ना? अब सब लोग ध्यान से सुन लो मेरी बात। प्रकाश, हाँ? रेणुकाला पाहिलंस? नहीं। आहो आहो आहो, रेणुका घर में नहीं है। क्या? अरे तुमने ठीक से देखा? हाँ बाबा, सब जगह देखा। आई नीट पाहिलं तुम्ही? अगं हो गं, सगळीकडे पाहिलं मी, कहीं भी नहीं मिल रही मुझे। लेकिन वो कहाँ गई होगी? आओ, घबराओ मत, आओ बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? पायल अभिनवे। क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों? सर मेरी बहन। क्या हुआ बहन को? देखो घबराओ मत, खुल के बोलो। सर मेरी रेणुका ताई गायब है। रेणुका ताई को जटा आई थी। जटा? इसी वजह से सबने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, मगर उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। 2 दिन पहले उसने अपने बाल भी कटा लिए थे, इसीलिए घर वालों ने उसे घर के एक कमरे में बंद कर दिया। वो क्यों? सर उनका मानना है कि ताई जटाधारी है और इसी वजह से उस पर इतनी सारी पाबंदियां लगा दी। अच्छा, तुम्हारे आई बाबा नहीं आए? सर उनका मानना है कि ताई ने जटा और देवी माँ का अपमान किया है, इसीलिए उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने जो किया उसके कारण हमारे घर में संकट आ सकता था। अच्छा हुआ वो खुद ही भाग गई। हाँ, ये अच्छा हुआ वो भाग गई, क्योंकि अब जो भी संकट आना उसी पर आएगा। सब उसी का तो किया धरा है। तुम्हारी बहन की कोई फोटो वगैरह? हाँ सर, ये लीजिए। सर प्लीज़ मेरी ताई को ढूंढ दीजिए ना सर, प्लीज़। लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारे आई बाबा से मिलना पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन प्लीज़ आप उन्हें ये मत बताइएगा कि मैंने ही आपको आके खबर दी है। सर ये सुनीता के पति वामन ने जो नंबर हमें दिया है वो किसी मनीषा वानखेड़े के नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये मनीषा खालापुर में रहती है। खास बात तो ये है सर कि ये नंबर अभी बंद आ रहा है। एड्रेस है उसका? हाँ सर। चलो। राहुल, आसपास के लोगों से पूछताछ करो। ओके सर। सर दरवाजा खिड़कियां तो बंद है। पीछे जाके चेक करो, ये और भी एंट्रेंस है क्या? ओके सर। ये सामने वाले घर में मनीषा को जानते हो? अरे सर, 2 दिन से मनीषा जी घर पे नहीं आई हैं। वो कभी भी ऐसा 1-2 दिन के लिए चली जाती हैं। इन दोनों में से किसी को जानते हो?
हाँ साहब, इन्हें जानता हूँ। सर, पीछे दरवाजा तो है लेकिन वो भी बंद है। सर, ये आदमी यही पास में रहता है। इसका कहना है इसने सुनीता को देखा है। बोलो। साहब, मैं सामने वाले घर में काम करता हूँ। ये औरत 3-4 महीने से मनीषा जी के साथ में रहती थी। अभी कुछ दिन पहले की तो बात ही है साहब। कब की बात है? 4-5 दिन पहले सर बात हुई है। 5 दिन पहले मतलब सर 21 तारीख को, और हमें बच्चे की लाश मिली 20 तारीख को। इसका मतलब है लाश मिलने के ठीक एक दिन बाद सुनीता मनीषा को मिलने के लिए यहाँ आई थी, और उसके बाद ना ही मनीषा दिखी और ना ही सुनीता। ये मनीषा करती क्या है? मनीषा जी का ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी एंड स्टाइल के नाम से। मनीषा के बारे में अगर कुछ भी पता चलता है तो तुम हमें इन्फॉर्म करो, और मनीषा अगर यहाँ चली आती है तो उसे कह देना कि सबसे पहले पुलिस स्टेशन में आकर हमसे मिले। जी साहब। जाओ, इस मनीषा की डिटेल्स निकालो। ऊपर से साधारण सा दिखने वाला ये केस अब बेहद खौफनाक मरहले में आ गया था। रेणुका घर से गायब थी। कहां थी रेणुका? सुनीता कहां थी? मनीषा के साथ क्या हुआ था? खालापुर और लो गांव में घटने वाले ये अलग अलग हादसे क्या एक दूसरे से जुड़े हुए थे? अब भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। जुर्म की इस दर्दनाक कहानी का दूसरा और अंतिम भाग हम देखेंगे कल रात 11 बजे क्राइम पेट्रोल डायल 100 में, सिर्फ सोनी टीवी पर। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।